नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बड़ी खबर आ रही है इजरायल से। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के नबलस शहर पर हमला बोल दिया है और 20 लाख फिलिस्तीनी मुस्लिमों को गाजा के तीन तीन छोटे हिस्सों में समेटने का विध्वंसक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। गाजा में बमबारी करते हुए आगे बढ़ रही इजरायली सेना ने दावा किया है कि 77% गाजा पट्टी की जमीन पर उसका नियंत्रण हो चुका है। इजरायल ने 2 महीने के भीतर गाजा पट्टी के 75% हिस्से पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने रविवार को ये जानकारी दी। इजरायली सेना इसके लिए बड़ा जमीनी हमला शुरू कर चुकी है, जिसमें गाजा की 20 लाख की फिलिस्तीनी आबादी को गाजा में 3 छोटे हिस्सों में धकेला जा रहा है। जिन क्षेत्रों में फिलिस्तीनी आबादी को भेजा गया है उसमें दक्षिणी पट्टी के कट पर मवासी में नया सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, जहां इजरायल ने पहले एक मानवीय क्षेत्र घोषित करके रखा था। इसके अलावा मध्य गाजा का दीर उल बल्ला और नशेरात में जमीन की एक पट्टी है। तीसरा क्षेत्र गाजा सिटी का केंद्र है, जहां पर इस साल की शुरुआत में युद्ध विराम के दौरान कई फिलिस्तीनी वापस लौटे थे। इजरायली सेना के अनुसार वर्तमान में मवासी क्षेत्र में लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी रह रहे हैं, जबकि 3 से 3.5 लाख मध्य गाजा और गाजा शहर में करीब 10 लाख लोग रह रहे हैं। इसका मतलब है कि आईडीएफ अपना जमीनी अभियान शुरू कर चुकी है, तो गाजा की 20 लाख आबादी को भी इसी 25% हिस्से में ढकेला जा रहा है। इसके बाद सेना गाजा के बाकी हिस्सों पर कब्जा कर रही है। हमास के बुनियादी ढांचे को हटा दिया जाएगा, अधिकांश इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा, निकट भविष्य में उन पर भी कब्जा किया जाएगा। इस कब्जे वाले क्षेत्र में राफा, खान यूनुस, गाजा शहर के उत्तर में सभी शहर शामिल होंगे। आईडीएफ की माने तो फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास अगर बंधकों को छोड़े या नहीं छोड़े, आईडीएफ हर हाल में गाजा पट्टी से हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लेकर दृढ़ संकल्पित है। अमेरिकी पहल पर आतंकवादी संगठन हमास आखिरकार इजरायल के साथ युद्ध विराम पर राजी हो गया है और 70 दिन के युद्ध विराम पर 10 बंधकों की रिहाई की बात हुई है, जिसे 2 हिस्सों में छोड़ना है। लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि हमास को एक साथ सभी जिंदा या मुर्दा बंधकों को एक साथ बिना शर्त रिहा करना होगा, तभी आगे की बातचीत जारी रहेगी। इजरायल ने गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश किए गए अमेरिका के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस सीज फायर का मसौदा तैयार किया था। इजरायल का कहना है कि यह समझौता हमास के सामने सरेंडर करने जैसा है। समझौते में पहले दिन केवल 5 जिंदा बंधकों को रिहा करने और 70 दिनों बाद 5 और बंधकों को रिहा करने जैसी शर्तें हैं। इजरायली अधिकारी ने कहा कि हमास यह तय करेगा कि हमें 2 महीने बाद 5 और बंधक मिलेंगे या नहीं। हमें अपने लोगों के शवों के लिए भी खुशामद करनी होगी। इजरायल की कोई भी सरकार इस समझौते पर राजी नहीं होगी। हमास ने सीज फायर पर अपनी सहमत जताई, लेकिन इजरायल के इंकार से गाजा में युद्ध रुकने की तमाम आशंकाएं, संभावनाएं और कयासबाजी कमजोर पड़ गई है। गाजा में अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। युद्ध में गाजा में 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और भारी तबाही मची हुई है। अनाधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से यह संख्या 57,000 से ज्यादा है। इससे पहले इजरायल ने अमेरिकी और फिलिस्तीनी मध्यस्थों की ओर से प्रस्तावित सीज फायर समझौते को अस्वीकार कर दिया। इजरायल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने तक युद्ध करने की बात कही है। सोमवार को गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 23 लोग आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे एक स्कूल में शरण लिए हुए थे, जहां हमले में उनकी मौत हो गई। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जो लोग सो रहे थे उसी समय स्कूल पर हमला हुआ, जिससे उनके सामान में आग लग गई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने स्कूल पर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे चरमपंथियों को निशाना बनाया। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा के प्रमुख फहमी अवाद ने बताया कि उत्तरी गाजा में स्कूल पर हुए हमले में 55 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इसी बीच
शिफा अस्पताल में सोमवार को एक मकान में हुए हमले में एक ही परिवार के 15 लोग मारे गए, जिसमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। ऑनलाइन उपलब्ध फुटेज में बचाव कर्मियों को जले हुए शवों को निकालते हुए और आग बुझाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को यरूशलेम डे के मौके पर दक्षिणपंथी इजरायलियों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के दफ्तर पर धावा बोला। हर साल की तरह यह जुलूस 1967 के युद्ध में पूर्वी यरूशलेम पर इजरायल के कब्जे की याद दिलाता है। यरूशलेम दिवस पर इजरायल की राजधानी में एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व दक्षिणपंथी इजरायलियों ने किया। जैसे ही जुलूस मुस्लिम क्वार्टर में पहुंचा, जुलूस में शामिल लोगों ने अरबों की मौत यानी डेथ टू अरब और मे योर विलेज बर्न यानी तुम्हारा गांव जल जाए जैसे भड़काऊ नारे लगाए। यह जुलूस 1967 से पूर्वी यरूशलेम पर इजरायल की जीत की याद में हर साल की तरह इस बार भी निकाला गया, जिसमें से कुछ लोग जुलूस निकालने वालों ने अल अक्सा मस्जिद सहित पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने के नारे लगाए। इस दौरान कंपाउंड में बनी फिलिस्तीनी दुकानों को तोड़ फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई। दुकानों में तोड़ फोड़ से नाराज फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में झड़प की स्थिति बन गई। हालात तब और बिगड़ गया जब फिलिस्तीनियों ने दक्षिण इजरायलियों के अल अक्सा मस्जिद परिसर और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशन की सुविधा सेंटर पर हमला किया। इसके साथ ही अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली झंडे भी लहराए गए। इस जुलूस में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम इलाकों में हजारों की संख्या में भारी हथियारों से लैस पुलिस और सीमा अधिकारी तैनात किए गए थे। इन इंतजामों के बावजूद दक्षिणपंथी इजरायलियों ने फिलिस्तीनी दुकानों में आग लगा दी और उनमें तोड़फोड़ की। न्यूज एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने हमलावर 2 युवकों को हिरासत में लिया। इजरायल के कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गाविर समेत 2000 से अधिक इजरायली अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुस गए। अल अक्सा मस्जिद की देखरेख करने वाले वार्डन द्वारा नियुक्त वक्फ ने इस घटना की निंदा की और ऐसी उस्कावे वाली गतिविधियों को रोकने की मांग की। वक्फ के नियमों के अनुसार परिसर में केवल मुसलमानों को प्रार्थना करने की अनुमति है। इन लोगों ने पूर्वी यरूशलेम में यूनाइटेड नेशन की एजेंसी फॉर फिलिस्तीनी शरणार्थियों के परिसर पर भी धावा बोला। अब इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। हालांकि इजरायली सरकार ने अभी तक ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गाविर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने टेम्पल माउंट में युद्ध की जीत, बंधकों की वापसी, शिन बेट के नए प्रमुख की सफलता के लिए प्रार्थना की। असल में टेम्पल माउंट यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान है। जहां यहूदियों का यह पवित्र स्थल है, उसी जगह पर अल अक्सा मस्जिद भी है, जो एक दीवार के माध्यम से एक बंटवारा दर्शाती है, जो इस्लाम का तीसरा बड़ा पवित्र स्थान भी कहा जाता है अल अक्सा मस्जिद को। वहीं हमास ने खुद माना कि इजरायली वायुसेना हवाई हमले करके लोगों को घर छोड़ने पर विवश कर रही है और थल सेना गोलाबारी करते हुए आगे बढ़ रही है। हमास ने माना है कि गाजा पट्टी की 77% जमीन पर इजरायल का कब्जा हो चुका है। ज्यादातर फिलिस्तीनी घर छोड़कर भाग चुके हैं और जो घरों या टेंटों में रह रहे हैं, इजरायली हमलों को झेलने के लिए विवश हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, और लेफ्टिनेंट कर्नल GS सोढ़ी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस सवाल का उत्तर आपसे लेना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन जनता भी जानना चाहती है, आखिर इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध का अंत कैसे होगा, कब होगा और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? देखिए प्रसून जी, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और ये इतिहास में, विश्व के और मानवता के इतिहास में ये अब तक देखा गया है कि जो आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका जो समाधान होता है वो बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। और इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जाहिर है कि एक आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है,
ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच का ये संघर्ष है। जो इजराइल है वो जाहिर है कि ज्यू डोमिनेटेड है। फिलिस्तीन जो है वो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसकी, और ये स्पष्ट है कि दोनों के बीच में एक टकराव अपनी अपनी टेरिटरीज को सिक्योर करने के संदर्भ में रहता है। और इजराइल और पैलेस्टाइन की जो समस्या है उसका अगर कोई एक सलूशन अगर कुछ हो सकता है तो वो 2 स्टेट सलूशन है। और ये जो 2 स्टेट सलूशन है वो इस तरीके का हो कि जिसमें कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों ही एक सॉवरेन कंट्रीज की तरीके से साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ एक सौहार्द रखें और शांतिपूर्वक अपने अपने उत्थान और विकास को करें। यही एकमात्र सलूशन हो सकता है कि जिसको कि लेकर के चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, या जितने भी संजीव जी, इसके बाद एक बड़ा सवाल यह भी उभरता है कि क्या फिलिस्तीन के लोग इतनी मार खाने के बाद, 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत देखने के बाद आतंकवाद को छोड़ देंगे या उसी की राह को पकड़े रहेंगे? बड़ा सवाल है जी। देखिए प्रसून जी, ये जो लड़ाई है वर्तमान समय की वो इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच में गाजा की लड़ाई है। यद्यपि कि यह सच है कि वेस्ट बैंक में भी झड़पें होती हैं, इजराइल वेस्ट बैंक में भी हमले करता है और वहां पर वहां की जो सरकार है, वहां की जो अनेक संगठन है उसमें कई आतंकी संगठन भी हैं, वो इजराइल के खिलाफ साजिशें भी रचते हैं। लेकिन जो वर्तमान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इजराइल की जो आतंकी संगठन हमास के ऊपर जो उसकी कार्रवाई है उसका हिस्सा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके की जो इजराइल के ऑपरेशंस में बड़ी संख्या में जो गाजा के जो लोग हैं वो उसमें हताहत हुए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल संजू जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन यही है मेरा आपसे कि क्या जिस तरीके की सामाजिक संरचना वहां है, एजुकेशन सिस्टम है, क्या फिलिस्तीन के लोग आतंकवाद छोड़ने की राह पकड़ेंगे या नहीं? ये बड़ा सवाल है जी। देखिए, आतंकवाद का कोई भविष्य नहीं है। अगर कोई फिलिस्तीन का नागरिक शांति से रहना चाहता है, इजराइल को सम्मान देकर के रहना चाहता है, एक सौहार्द के वातावरण के साथ रहना चाहता है, तो वो अवश्य उसके लिए भविष्य अवश्य है। लेकिन अगर वो आतंक के माध्यम से इजराइल को एलिमिनेट कर देना, इजराइल को वर्ल्ड मैप से हटा देना, इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर जैसा कोई आतंकी हमला कर देना, इस तरीके के मंसूबे को पाल करके अगर कोई चाहेगा कि वो वहां पे रह ले तो ये होने वाला नहीं है। इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध जिस तरीके का रुख अपनाता है वो कहने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, सारी बातें स्पष्ट हैं। और अब इजराइल जाहिर है कि हमास को अभी पूरी तरह से खत्म करना बाकी है और इजराइल के कई कैप्टिव्स हैं, जो उनके बंधक हैं, वो हमास की कैप्टिविटी में अभी भी हैं और ये लड़ाई अभी भी जारी है। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल का जो अपने अस्तित्व की रक्षा को लेकर के जो संकल्प है वो बहुत ही बड़ा है। वो अपनी मातृभूमि की जो इजराइल के अगर इतिहास की मैं बात करूं आपके दर्शकों के लिए, तो ज्यूज की जो आइडेंटिटी थी उसको पूरी तरह से मिटा देने की साजिशें रची गई। होलोकॉस्ट का अपना एक इतिहास रहा है और ये जो आतंकी है और ईरान जैसे जो राष्ट्र हैं वो होलोकॉस्ट को भी डिनाई करते हैं। लेकिन इजराइल के लोग अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बड़ी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। और जब 7 अक्टूबर का हमला इजराइल के ऊपर किया गया तो इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये अवश्य है कि निर्दोष लोग भी उसमें मारे गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में मारे गए जैसा कि मैंने कहा। लेकिन कोई भी अगर वहां पर गाजा का व्यक्ति अगर आतंकी मंसूबे के साथ अगर वहां रहेगा तो वो चैन से नहीं रह सकता, चैन से नहीं रह सकता, यही बड़ा सवाल है। और इजराइल की जो सरकारी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी दिख रही है उसमें वह मान लिया है कि इस क्षेत्र के लोग यानी फिलिस्तीन के गाजा पट्टी वाले में रहने वाले लोग अब सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इजराइल ने नया नक्शा पास किया है। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। इजराइल ने नया नक्शा तैयार कर लिया। आईडीएफ ने जमीनी हमले के बाद गाजा की 2 करोड़ आबादी को गाजा पट्टी वाले इलाके के 25% हिस्से में समेट दिया है और बाकी हिस्से पर आईडीएफ कब्जा कर रही है, उसे अपने नए नक्शे का हिस्सा बना लिया है। अब सवाल उठता है कि इसका रणनीतिक महत्व क्या है और इजराइल और अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? सोडी साहब। जय हिंद प्रसून जी।
ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। जी। पिछले साल 24 जून को रियर एडमिरल डेनियल हगारी, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा कि ये जो फिलिस्तीन का मामला है ये सैनिक तरीके से हल नहीं हो सकता, ये राजनीतिक तरीके से ही हल होना होगा। ऐसी बात 1990 में मेजर जनरल डेनियल शोमरॉन ने की थी, जो तब इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन थे। उन्होंने भी ये कहा था जब इस्तियाक रबिन इजराइल के प्रधानमंत्री थे कि फिलिस्तीन का मामला सिर्फ राजनीतिक तौर पे ही हल हो सकता है। इजराइल कोई भी नक्शा बना ले, इजराइल जितनी भी कोशिश कर ले गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक पे कब्जा करने की, लेकिन वहां पे वही खून की नदियां बहेंगी जो कि 14 मई 1948 से बहती आई हैं, जब इजराइल ने अपनी यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले 4 ऑफिशियल दस्तावेज जरूर पढ़ें। मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस 1915 का, साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, बाल्फूर डिक्लेरेशन 1917 का और रेजोल्यूशन 181/2 29 नवंबर 1947 का। ये 4 दस्तावेज जब आपके दर्शक पढ़ेंगे, उन्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा कि ये इजराइल और फिलिस्तीन का मामला धर्म का मामला नहीं है, ये जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। और जैसे भारत, जैसे अमेरिका, जैसे दुनिया के अधिकतर देश दशकों से कहते आए हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति आएगी तो सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन के बाद आएगी। इजराइल ने कितनी बार गाजा पट्टी पे हमला किया, इजराइल ने कितने युद्ध लड़े 1948 के बाद। क्या इजराइल में शांति आई? कभी नहीं आ सकती। क्या हमास टूटा? कभी नहीं टूटा। क्या फिलिस्तीन का मुद्दा कभी कमजोर हुआ? कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये लोगों के अपनी जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। और जैसे मैंने पहले कहा, जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, ये लड़ाइयां, ये खून की नदियां वहां पे बहती रही। सोढ़ी साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो नक्शा 1948 की बात की है, वहां से लेके अभी तक का देखा जाए तो इजराइल विश्व के मानचित्र में अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है। अब गाजा पट्टी का 75% हिस्सा भी उसके नक्शे में शामिल हो चुका है इजराइल के, और वह ऐसे नहीं शामिल कर रहा है। जब जब उसको युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसकी एवज में उन क्षेत्रों पे कब्जा करता है। उसको मालूम है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये आतंक के क्षेत्र बन जाएंगे। जिस क्षेत्रों पे उसने कब्जा किया है, पूरे इलाके में टनल के जरिए आतंकवाद की बाढ़ लाई जा रही थी। अब इजराइल के पास ऑप्शन क्या बचता है कि इनका विनाश किया जाए, चूंकि बाकी देश आपके मामले में उलझना नहीं चाहते हैं। आतंकवाद को, मुस्लिम देश भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, फिलिस्तीन की बात करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ आश्रय नहीं देना चाहते हैं, उनके लोगों के साथ अपना संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। इवन पलायन रोकने के लिए भी कहते हैं आप जिए या मरिए वहीं रहिए। ऐसी स्थिति में फिलिस्तीन के लोगों को के पास क्या ऑप्शन है और इजराइल के पास क्या ऑप्शन है? सोढ़ी साहब। प्रसून जी, देखिए, इस बारी सारे अरब देशों ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किसी भी फिलिस्तीन को शरण नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता है ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आर पार की है। अगर उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनियों को शरण दे दी होती तो इजराइल का गाजा पट्टी पे आराम से विजय हो जाना था। आज 17 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 365 वर्ग किलोमीटर पे इजराइल की सेना कब्जा नहीं कर पाई है, और 17 महीने के बाद भी हमास ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। तो जहां तक इजराइल की सेना की जीत है, वो तो उनकी जीत हुई नहीं है। मैं 3 बड़े एग्जांपल दूंगा। पिछले साल 5 नवंबर को सोढ़ी साहब, हमास खुद कह रहा है कि 77% एरिया, 77% एरिया आईडीएफ ने कब्जा कर चुकी है। ये हमास का आधिकारिक बयान है, इसे आप जीत नहीं मानते हैं? देखिए, ये हमास का बयान है, लेकिन क्या हमास ने उन 77% इलाकों से अपनी लड़ाकों को निकाल लिया है? बिल्कुल नहीं। वहां लड़ाई तो अब भी चल रही है। इजराइल कुछ भी नक्शा कर दे, हमास ने क्या वहां से पूरी अपनी जो भी उनके लोग हैं, क्या उनको वहां से निकाल लिया जो लड़ रहे हैं इजरायली सेना के साथ? बिल्कुल नहीं। लड़ाई उन 77% इलाके में भी दिन रात चल रही है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, पहली बात तो वहां शांति नहीं आएगी। जहां तक मैंने साहब, सवाल फिर है कि इजराइल अगर स्वीकार भी कर लेता 2 नेशन थ्योरी को, तो फिलिस्तीन नहीं मानता है। आतंकवादी जो हमले हुए उसके बाद से तो इजराइल के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। प्रसून जी, देखिए, जहां तक बात है हमास की,
हमास जब 2007 में उसने पहली बार गाजा पट्टी में शासन संभाला, तब उसके मैनिफेस्टो में लिखा था इजराइल को इस धरती से मिटाना। लेकिन 2019 में हमास ने अपना मैनिफेस्टो चेंज कर दिया और उसने कहा कि हम टू स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हैं। लेकिन इजराइल कभी नहीं माना और कई बारी उसने गाजा पट्टी पे हमले किए। तो जहां तक बात है हमास की, जहां तक बात है फिलिस्तीन की, वो टू स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार है, लेकिन इस बार इजराइल तैयार नहीं है। रादर इजराइल कभी तैयार हुआ ही नहीं। इजराइल एक ही बार तैयार हुआ था टू स्टेट सोल्यूशन के लिए 1993 में, जब ओस्लो अकॉर्ड्स हुए और उसके बाद फिर इजराइल के प्रधानमंत्री को मार दिया गया असैसिनेशन अटेम्प्ट में। तो जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल में क्योंकि जो वहां के राइट विंग एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल टू स्टेट सोल्यूशन पे तैयार नहीं हो रहे हैं। भारत मिला के कई देश दशकों से कह रहे हैं जब तक ये टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, ये जो हमले हैं, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी। कुछ साल तक शांति होगी, फिर लड़ाइयां होंगी। हमने देखा कितने युद्ध हो गए, कितनी बार इजराइल ने इन पे हमला बोला, इनको तोड़ने की कोशिश की। जहां तक टनल्स की बात है, ये 5वां हमला है इजराइल का गाजा पट्टी पे जब से हमास ने शासन संभाला 2007 में। और जब जब हमला किया है, इजराइल सिर्फ 5 से 10% ही अंडरग्राउंड टनल्स को बर्बाद कर पाई है। उसके बाद फिर ये टनल्स आ जाते हैं, यानी 90% टनल्स को तो इजराइल कभी टच कर ही नहीं पाई है। तो और क्या मैं कह उसी रहा हूं को कि अगर हम अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए 77% पे हिस्से पे कब्जा कर लिया है? लेकिन इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि गाजा के एक सुरंग से बरामद किए गए डॉक्यूमेंट से पता चला है कि हमास के नेता याह्या सिनवार का एक बड़ा कदम इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों को बर्बाद करना था, जिसके कारण 7 अक्टूबर का हमला किया गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों को सामान्य बनाने से रोकने के लिए यह हमला करवाया था। आगे कहा गया है कि ईरान ने सऊदी अरब और इजराइल की इस डील को रोकने के लिए हमास के साथ मिलकर हमले की साजिश रची। संजीव श्रीवास्तव जी, इस खबर पर कितना भरोसा किया जा सकता है? अगर इसमें सच्चाई दिख रही है तो अब दुनिया के सामने क्या विकल्प बचा है? संजीव जी। देखिए प्रसून जी, खबर बिल्कुल सटीक एनालिसिस है और ये बिल्कुल ये ही किया गया है हमास के द्वारा और उसके जो बैकर ईरान के द्वारा, आतंकियों के द्वारा, चाहे याह्या सिनवार रहा हो या अन्य हमास के आतंकी रहे हों। और उनका लक्ष्य इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे कि पीस प्रोसेस का नाम दिया जा रहा था, जिसे कि रीजनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस का नाम दिया जा रहा था, जिसके के तहत I2U2 जैसे इनिशिएटिव सामने आ रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा इनिशिएटिव सामने आ रहा था। और इजराइल के जो संबंध है वो अरब राष्ट्रों के साथ अच्छे होते जा रहे थे। अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद 2020 में जो ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको तोड़ने के लिए ये जो आतंकी हैं, इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की साजिश रची। ये जो 7 अक्टूबर का हमला था, ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये बहुत ही गहरी साजिश के तहत किया गया था। इसका लक्ष्य इजराइल को मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करने का था, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को डीरेल करने का था, उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देने का था। और ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सटीक इसकी एनालिसिस करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो आसुरी शैतानी आतंकी जो सोच है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की जो सोच है, इसके ऊपर कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता थी, जो कि इजराइल ने किया है। इस तरीके की जो सोच हमने पहलगाम में भी देखी कि किस तरीके से मुल्ला मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के कौमों को अलग अलग बताया, हिंदू मुसलमानों को अलग अलग बताया। और जो पहलगाम की आतंकी जो साजिश थी वो इजराइल की हमास के ऊपर, हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर जो किया गया 7 अक्टूबर का हमला था, कि उसी तर्ज पर रची गई साजिश भारत के खिलाफ भी की गई। और ऐसी साजिश के ऊपर भारत ने भी करारा प्रहार किया है इजराइल की तरफ। संजीव जी, एक बड़ा सवाल ये भी उभरता है कि आखिर अमेरिका है किसके साथ? वह इजराइल को दरकिनार करके हमास से सीधे समझौता कर रहा है, एक बंधक छुड़ाता है, बाकी बंधकों पे ऐसी बात लगती है कि जैसे अगर आपके देश के 4 आदमी को हम बटोर ले तो पूरे देश को ब्लैकमेल कर सकेंगे। इजराइल ने हालांकि इससे इनकार कर दिया है,
लेकिन इस तरह की साजिशों को, इस तरह की कार्रवाइयों को क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिलता है, जिसके कारण से इस तरह का नेगोशिएशन सामने आता है दुनिया के सामने? देखिए प्रसून जी, अमेरिका ही ने, ट्रंप प्रशासन ने ही 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स के लिए अपना प्रपोजल दिया था, जो उनके जो रिलेटिव मिलेनिया, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी इवांका ट्रंप के जो पति कुशनर ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अब्राहम एकॉर्ड्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही सामने आया था। तो अमेरिका ने एक बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा की थी, और जिसके वजह से इजराइल के अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, और यूएई ने, बहरीन ने जैसे राष्ट्रों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर दिया, सऊदी अरबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। तो ऐसे में ईरान जो सुन्नी बहुल राष्ट्र है, उसके जो इजराइल के ईरान जो शिया बहुल राष्ट्र है, उसके इजराइल के सुन्नी बहुल राष्ट्रों के साथ जो संबंध बढ़ते मधुर होते जा रहे थे, उसको वो तोड़ना चाहता था। संजीव जी, सीधा सवाल कि आखिर अमेरिका का रुख इस समय कैसा है? इजराइल के फेवर में है, अगेंस्ट में, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। इजराइल ने जो ये लड़ाई लड़ी है, वो अमेरिका की ताकत की जो बैकिंग है, उसकी वजह से वो इजराइल लड़ाई लड़ पाया है। और इजराइल भविष्य में भी अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो अमेरिका की बैकिंग से ही लड़ेगा। इजराइल और अमेरिका का जो बॉन्ड है वो बहुत ही गहरा है, मजबूत है, और ज्यूज जो लॉबी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो बेहद शक्तिशाली लॉबी है। और इसी वजह से चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो आज रिपब्लिकन पार्टी की सरकार हो, या कल जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, चाहे वो बाइडन रहे हो, चाहे वो ट्रंप रहे हो, चाहे ओबामा रहे हो, या कोई भी रहा हो, तो हर एक राष्ट्रपति को इजराइल के साथ मिल करके ही, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहना पड़ता है। 7 अक्टूबर के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी पूरी मिलिट्री माइट तैनात कर दी थी। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स। ईरान ने जब तो यानी जो कुछ भी इस क्षेत्र में हो रहा है, उसके पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। भले से वह इजराइल से अब पीछा छुड़ाता दिख रहा है, लेकिन असल में उसी की ही सारी देन है। एक अंतिम में 30 सेकंड में सोडी साहब आपसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से गाजा पट्टी को समतल बनाया जा रहा है, उससे क्या वास्तव में एक कोई वहां ग्लोबल सिटी बनने वाली है, या कोई और मकसद है? सोडी साहब। प्रसून जी, देखिए, जितना भी वो गाजा पट्टी में डिस्ट्रक्शन कर दें, वहां पे कोई ग्लोबल सिटी, कोई रिवेरिया फ्रंट टाइप नहीं बनेगा, क्योंकि जहां तक हमस की बात है, 17 महीने से ज्यादा हो चुके और हमस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे। क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 2 बड़े रक्षा सुधार किए, 2015 में गिडियन मल्टी ईयर प्लान और 2020 में नूफार डिफेंस रिफॉर्म्स। और इन 2 रक्षा सुधार की वजह से इजरायली सेना की सैनिक शक्ति में काफी कटौती हुई, जिसका खामियाजा अब इजराइल भुगत रहा है। संक्षेप में मैं कहूं कि हमस को इजरायली सेना नहीं हरा सकती है। कुछ टेम्परेरी गेन्स मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमस का पलड़ा भारी रहेगा। हमस का पलड़ा भारी रहेगा, वह इस मायने में कि वह आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ावा देता रहेगा। ये भी तब होगा जब उसे ईरान और तमाम ऐसे देशों का समर्थन मिले जो उसकी कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं। लेकिन दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है कि आखिर इस मुद्दे का हल क्या होगा। इस चर्चा में आप दोनों मेहमानों ने अपनी राय दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।